नमस्कार, मैं हूं सिरांधा शेखर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास शो में। हमारे देश में मिर्गी से तकरीबन 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं और वे इस चिंता के साथ जी रहे हैं कि ना जाने किस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए। ये फिक्र उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। ऐसे में ये सुनिश्चित करने का समय है कि कोई भी इस चिंता के साथ नहीं बल्कि हंसते मुस्कुराते रहे। मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #सीज द वरी ड्रैगन कैंपेन में शामिल हों। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स। आइए उनका परिचय कराते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विनोद कुमार राय जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी चोइथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर से हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही जुड़ गए हैं डॉक्टर कमलाकांत भोई जी, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर से। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपक जैन, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर दीपक जैन क्लिनिक इंदौर से। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर किशोर झा, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हेरिटेज हॉस्पिटल रायपुर से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनोद कुमार राय जी, आपसे शुरू करते हैं। अक्सर हम एक शब्द जप्ती या मिर्गी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे जप्ती और मिर्गी में क्या अंतर है? जी हाँ, ये दोनों अलग वर्ड हैं, पर इनके अंतर को और डिटेल में समझने के लिए हमें समझना होगा ब्रेन वास्तव में काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की अलग-अलग क्षमताएं ब्रेन से कंट्रोल होती हैं और ये कंट्रोल ब्रेन में उपस्थित विद्युत तरंगों के माध्यम से होता है और हम सभी के ब्रेन में कुछ विद्युत तरंगें विद्यमान हैं। इन्हीं विद्युत तरंगों में अचानक से आई गड़बड़ी को हम सीज़र बोलते हैं। अब ये सीज़र के दौरान हमें अचानक से आई गफलत, अचानक से आई हाथ-पाँव में झटके या अचानक से आया व्यवहार में बदलाव जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहे, एक दौरा या सीज़र हो सकता है। बार-बार सीज़र आने वाली बीमारी को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो अंतर ये है, एक सीज़र एपिलेप्सी नहीं है। अगर ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को बार-बार सीज़र्स हो रहे हैं, तो उसको एपिलेप्सी कहा जाएगा। सरल शब्दों में कहूं तो हर एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को सीजर्स होते हैं, पर हर एक सीजर वाला पेशेंट एपिलेप्सी का पेशेंट नहीं होता। डॉक्टर विनोद जी ने हमें मिर्गी और जप्ती के बारे में बता दिया है। डॉक्टर कमलाकांत भोई जी, आप बताएं किसी को मिर्गी क्यों होती है और क्या किसी और को भी मिर्गी वाले से मिर्गी हो सकती है? इसको मिर्गी का कारण के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे इसमें कारण पता नहीं चलता, जिसको अननोन कॉजेस बोलते हैं, और मेडिकल लिटरेचर में इसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ये ज़्यादातर कॉमन है, अराउंड 75% है, और जिसमें कारण पता चलता है इसमें कारण 25% रहते हैं। और जो इसमें कारण रहता है इसमें ज़्यादातर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी होता है, ब्रेन में क्लटिंग आता है, इससे होता है। और ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो ट्यूबरकुलोमा, और कुछ ब्रेन में मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस से हो सकता है। साथ साथ कुछ बीमारी है जैसे कि लिवर में कमजोरी है और किडनी में कमजोरी है, साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे कैल्शियम लो हो गया, सोडियम लो हो गया, शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाता है, इसमें भी झटका आते हैं। और साथ साथ कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट से होता है, जैसे ज़्यादातर नशा करने से इसको साइड इफेक्ट से होता है, जैसे अल्कोहल एडिक्शन बोलते हैं। और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, कोकाइन है, चरस है, इससे भी साइड इफेक्ट आते हैं। बहुत सारे ड्रग्स का अत्यधिक सेवन करने से भी होता है, जैसे अभी देखा जाता है बहुत सारे लोग बेंजोडाइज़ेपिन एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ कफ सिरप का भी एडिक्ट हो जाते हैं। इस समय भी साइड इफेक्ट होके वो सीजर होता है। लेकिन बहुत सारे में 75% में इसका कारण पता नहीं चलता, इडियोपैथिक होता है। ब्रेन में जो रहता है, इसको स्नायु में सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल वो रहता है, इसमें डिफेक्ट आने से ब्रेन में झटका दिखाई देता है और बार बार इसको दौरा पड़ने में वो बाहर के रूप में एपिलेप्सी और मिर्गी में दिखाई देता है। और इसमें जो कारण है सेकंड क्वेश्चन का, ये कैसे वो कैच कर सकते हैं दूसरों को ट्रांसमिट हो सकते हैं कि नहीं। एक दूसरे को शादी करने में जैसे दूसरा बीमारी रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहता है, सिफिलिस रहता है, एड्स रहता है, इसमें ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है।
जो वंशानुक्रमिक वाले रहते हैं ये यूजुअली 5% से कम ही रहते हैं। कभी मम्मी को हुआ, कभी पापा को हुआ, कोई दूसरे भाई बहन को हो रहे हैं, तो इसमें दूसरे बच्चों को होने का चांस 5% से कम ही होता है। जो वंशानुक्रमिक वाला है, हेरिडिटी वाला बहुत कम परसेंटेज में होता है। और जब मम्मी पापा को दोनों का होता है और भाई बहन दोनों को होता है, इसमें 5% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें शादी करने से अपने पार्टनर को इसमें ट्रांसमिट नहीं होता, जैसे दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे सिफिलिस रहता है, HIV एड्स रहता है, इसमें ट्रांसमिट नहीं होता है। और इसमें बच्चों के भी ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा, इसमें बहुत सारे जेनेटिक्स फैक्टर में डिपेंड करता है और सभी बच्चों को इसमें उत्तराधिकार नहीं भी होता है। तो इसमें शादी निरापद है। अब बच्चों को ट्रांसमिट होने का चांस भी इतना कम ही है, तो शादी कर सकते हैं और परिवार को एंजॉय कर सकते हैं, इससे डरने की बात नहीं है। तो ये तो हमें पता चल गया कि मृगी कैसे और किसे हो सकती है। डॉक्टर दीपक जैन जी, क्या मृगी से पीड़ित लोग किसी भी क्षण बिना मृगी की चिंता किए जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल संभव है और अधिकांश पेशेंट बिना किसी चिंता के अपना जीवन पर व्यापन कर ही रहे हैं यापन अभी तक। और वे सिर्फ अपनी दवाइयाँ लेके है और बाकी दिन भर अपना काम करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ जीते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ 5-10% पेशेंट को कभी दवाइयों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर दवाइयों के बावजूद भी कभी-कभी अटैक आ जाते हैं, पर उसके अलावा वो लोग अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपने घर परिवार की देखभाल कर सकते हैं, अपना किचन का काम कर सकती हैं महिलाएँ, बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कोई 90% लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। कई डॉक्टरों को, कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों को मिर्गी की समस्या है, पर उसके बावजूद भी वो अपना खेल दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत-संगीत में अपने प्रकार कार्यक्रम प्रदर्शित करते हैं और तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो अपना कार्य अपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस दवाइयाँ नियमित रूप से लेना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भूखे नहीं रहना है, जागरण नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जीवन यापन करने में कि जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर किशोर, आप बताइए, एपिलेप्सी भारत में कितनी आम है? देखिए करीब-करीब 80% लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, भारतवर्ष में वो निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और करीब 1 से 1.2 करोड़ करीब 1.25 करोड़ लोग जो हैं, भारत में इस रोग से प्रभावित हैं। और ऐसा कहें अगर कि हम पूरी बीमारियों के हिसाब से निकालें, तो पूरी बीमारियों का करीब छठा भाग जो है, वो मिर्गी की बीमारी बनाती है। माने 1/6 पार्ट जो है वो मिर्गी की बीमारी है। और सरल शब्दों में अगर कहें तो 20 में से 1 व्यक्ति जीवन में कभी न कभी इस बीमारी का उसे दौरा पड़ता है। यानी 20 व्यक्ति में निकालें तो 1 व्यक्ति को ये बीमारी होती है, जीवन में कभी न कभी उसे दौरा पड़ता है। और करीब यहाँ भारतवर्ष में 50 से 70% लोग ऐसे होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। यानी यह कम उम्र के लोगों में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों में शुरुआत ज़्यादातर लोगों में होती है। आज हम बात एपिलेप्सी की कर रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर विनोद कुमार राय जी, आप हमें बताइए कि दौरे को क्या ट्रिगर करता है? देखिए, जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं, जिनमें बार-बार दौरा पड़ने की रिस्क होती है, ये रिस्क बढ़ जाती है कुछ चीज़ों की प्रेज़ेंस में। वो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं? अल्कोहल इंटेक, स्लीपलेस नाइट्स, एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस, फीवर, इस तरह की चीज़ें दौरा पड़ने की रिस्क को बढ़ाती हैं। कई बार महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन भी एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है और मेंस्ट्रुएशन के समय या उसके जस्ट प्रायर सीजर ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बॉडी के मिलियू में, बॉडी के एनवायरनमेंट में या ब्लड में कुछ पैरामीटर्स ऊपर-नीचे होने से भी दौरे की रिस्क बढ़ती है, जैसे कि ग्लूकोज कम हो जाना, जैसे कि सोडियम कम होना, कैल्शियम कम होना, मैग्नीशियम कम होना। ये चेंजेस भी सीजर पड़ने की रिस्क को बढ़ा देते हैं। मृगी एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग अक्सर छिपाते भी हैं। डॉक्टर कमलाकांत भोई जी, क्या मृगी वाले किसी व्यक्ति को अपनी मृगी के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए?
नहीं, ऐसे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सोशल स्टिग्माटा तो इंडिया में भी है और वेस्टर्न कंट्री में भी है, लेकिन इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। इसी कारण से तुरंत किसी को बताना नहीं चाहिए। पहले जो मरीज है मिर्गी का, पहले उनको समझाना पड़ेगा कि मिर्गी चीज़ क्या है। उनको जानना चाहिए डॉक्टर से और लिटरेचर से, इंटरनेट से कि मिर्गी कैसे होता है, मिर्गी में फर्स्ट एड कैसे होता है, वो सब जानना चाहिए। और उसको सब सारे किया कि मेडिसिन ले रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट किया, सब जानना चाहिए। इसके बारे में इसके बाद खुल के उनको सपोज घर वाले को, जैसे सपोज इनको घर में फिट्स आ रहे हैं नाइट में, तो उनको वाइफ को बताना जरूरी है, इसको पेरेंट्स को बताना जरूरी है, बच्चों को बताना चाहिए कि इनको नाइट में फिट्स होता है, जो नॉक्टर्नल एपिलेप्सी बोलते हैं। कुछ कुछ बहुत डे एंड नाइट होते हैं। सो घर में जो होता है एपिलेप्सी, इसमें घर वालों को बताना चाहिए। तो उनको फास्ट एड कैसे कर सकते हैं, सिम्टम कैसे पहचाने, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और कब ज़्यादा झटका होगा तो एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। और जब बीमारी के बारे में ज़्यादा उनको जान सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस, मिर्गी के बारे में कॉन्फिडेंस हो जाए, ये सब है, तो अपने फ्रेंड्स में ऑफिस में बात कर सकते हैं कि मेरा ऐसे होता है सिम्टम, पहले जो 1 महीना पहले मैं भी गिर गया था, वो मुझे एपिलेप्सी था। वो ज़्यादा बड़े की बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन एक बीमारी है, वैसे है। अब मैं इस दवाई खा रहा हूँ, मैं इसमें ठीक हूँ। आपको ये बीमारी भी हो सकता है, बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। कोई के बता सकता है अपने फ्रेंड्स में कि मुझे भी होता है, मैं भी दवाई खा रहा हूँ 1-2 साल से, आपको डरने की बात ही नहीं है। तो उसको ऑफिस का स्टाफ जब जानेंगे, पता चलेगा, तो उनको है, तो कभी भी उनको अटैक आएगा तो उनको अलर्ट कर सकते हैं कि आज दवाई लिया कि नहीं है। सच कभी नाइट ड्यूटी ज़्यादा है तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। सपोज अल्कोहल लेने से उनको मना कर सकते हैं फ्रेंड सर्किल, बहुत सारे ड्रग्स से प्रिवेंट कर सकते हैं, और फास्ट एड ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम आगे तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में आसानी होगा। डॉक्टर दीपक जैन जी, एक अहम सवाल है कि क्या लोग मृगी से मर भी सकते हैं? मेरे अभी 25 साल के जीवन में मैंने एक ही केस ऐसा देखा है जिसमें कि मिर्गी की वजह से या मिर्गी के दौरे के दौरान मृत्यु हुई हो। अन्यथा हज़ारों पेशेंट मैं देख चुका हूँ। तो डायरेक्ट एपिलेप्सी की वजह से या मिर्गी की वजह से मृत्यु नहीं होती है। ये ज़रूर है कि कभी-कभी अगर मान लो जैसे कोई ऐसी जगह पर हो जो खतरनाक जगह है और वहाँ मिर्गी का दौरा आ जाए और आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएँ, तो उसकी वजह से डेथ होती, पर वो मिर्गी की वजह से नहीं मानी जाएगी। जैसे आप नदी में या तालाब में या स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और उस दौरान आपको मिर्गी का दौरा आ जाए, वो भी तब होगा जब आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हों, दवाइयों में अनियमितता बरतें और ऐसी स्थिति में आ जाएँ, तो आप क्योंकि उस दौरान अगर आपको मिर्गी का दौरा आ गया तो आप डूब सकते हैं या गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो मिर्गी के दौरे के का कारण उसको दौरा नहीं माना जाता, वो एक्सीडेंट या दुर्घटना का दौरा माना जा की वजह से मौत मानी जाती है। जो मिर्गी की वजह से मौत होती है उसको SUDEP बोलते हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ बिकॉज़ ऑफ एपिलेप्सी। तो ये बहुत ही कम केसेस में हमने देखा है, जिसमें कि मरीज की सांस या हार्ट रुक जाता है, हृदय गति रुक जाती है मिर्गी के दौरे के दौरान। तो ऐसा हज़ारों में एक पेशेंट को कभी-कभार मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ़ एक ही मरीज देखा है, बाकी ऐसा ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। डॉक्टर किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एपिलेप्सी हमेशा के लिए जा सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मिर्गी की बीमारी पूरी तरीके से जाएगी या नहीं जाएगी, होता क्या है कि काफ़ी बच्चों में, क्योंकि शुरुआत जैसा मैंने कहा कि ये 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 50 से 70% लोगों में शुरुआत होता है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो उम्र के साथ जब बढ़ते हैं तो उनमें एपिलेप्सी की बीमारी खत्म हो जाती है, मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें कि ये बीमारी ज़िंदगी भर चलती है। उन्हें दवाएँ ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। बीमारी जो होती है एपिलेप्सी की बीमारी, चूँकि कई तरह की ये कई प्रकार की होती है मिर्गी की, तो उसके प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें किस तरीके के हमको कि किस तरीके का उसे दौरा पड़ने का शंका है, लंबे समय तक पड़ेगा या हो सकता है कुछ साल दवाई लेने के बाद उसका आराम हो सकता है। चूँकि यह दौरा कई बार होता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ता है, तो डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि उसमें दवा जो होती है, उसकी जो मात्रा है, उसको धीरे-धीरे कम करते हैं। कुछ लंबे समय तक जब नहीं पड़ता है, धीरे-धीरे कम करते हैं, तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दौरा पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनमें कि ये दौरा बाद में लंबे समय तक दौरा नहीं पड़ने के बाद भी फिर दौरा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में खुद अगर मरीज़ यह प्रयोग करे कि दवाई लेना बंद कर दे कुछ लंबे समय दौरा नहीं पड़ने के बाद, तो ये फिर घातक हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी जो व्यक्ति जिसे मिर्गी की बीमारी है, वह इस तरीके का कोई भी प्रयोग ना करे। जब भी ऐसा कोई तकलीफ होती है, उसे ऐसा लगता है कि लंबे समय तक के बीमारी
मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है, तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है पूरी तरीके से जाने का, कुछ ऐसी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसमें व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक के दवा देना पड़ता है और हमने ऐसे भी मरीज देखा है जो 10 साल, 12 साल दवा लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, 4-5 साल नहीं होता है, फिर उड़ जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, यह मरीज को ध्यान रखना होता है कि अपने आप कुछ ना करे। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं, जो अपने आप दवाओं को बंद कर देते हैं, उसके बाद दौरा पड़ता है, फिर हमारे पास गंभीर स्थिति में आते हैं। तो ये मेरी सलाह रहेगी सभी लोगों से, जिन्हें इस तरह के मिर्गी का दौरा पड़ता है, कि अपने आप दवा को बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा खाएँ, दवा समय पर लें और जो उन्हें परहेज बताया गया है डॉक्टर के द्वारा में कि नींद भरपूर लें, खाना समय पर खाएँ, इस तरह की जो भी परहेज बताए गए हैं, उसका पालन करें। डॉक्टर विनोद कुमार राय जी उन महिलाओं को क्या सलाह देंगे जो एपिलेप्सी से ग्रसित हैं? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि महिलाएँ एपिलेप्सी वाली महिलाएँ प्रेग्नेंट मैरिज कर सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि इन महिलाओं को शादी नहीं करना चाहिए या बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। सेफ़ली ये सब किया जा सकता है। हम जानते हैं मिर्गी कोई लगातार बनी रहने वाली बीमारी नहीं है। ये दौरे के रूप में आती है, हार्डली कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स तक रहती है। इन 2 दौरों के बीच में मरीज़ बिल्कुल ठीक रहता है, पूरी तरह हम आप जैसा। तो ये लगातार रहने वाली बीमारी नहीं है। पर जिस समय दौरा पड़ता है, उस समय नुकसान होने की रिस्क रहती है, चोट लगने की रिस्क रहती है। अब प्रेगनेंसी में दवाइयों की वजह से अगर पहले 3 महीने में कुछ एक दवाइयाँ हैं, जिनकी वजह से बच्चे के अंगों के विकास में या डेवलपमेंट में विकृति आ सकती है। अ, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैंने जैसा बताया अगर 100 महिलाएँ एपिलेप्सी की हैं, तो उसमें से 6 महिलाओं में ऐसा देखा गया है। पर हम जानते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में भी जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ नहीं ले रही हैं, उनमें भी करीब 2.5% महिलाओं में जो बच्चों में इस तरह की विकृति आ सकती हैं। कहने का मतलब है करीब 3.5% रिस्क बढ़ती है। अगर दूसरी तरह से इसको कहें तो 94% या उससे ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, आपका बच्चा नॉर्मल होगा। तो ये काफ़ी रीअश्योरिंग है। तो बच्चे पैदा हाँ, ये बात ज़रूर है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप दवाइयों पे हैं मिर्गी की, तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, इस बारे में जानने के लिए कि क्या ये दवाई सेफ़ है? क्या हम इस दवाई को स्विच करके कोई दूसरी और सेफ़र दवाई ले सकते हैं? इस तरह का अगर डिसीज़न लेते हैं, तो इसलिए ना सिर्फ़ अपने दौरों के बारे में बताना, बल्कि अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बारे में बताना भी डॉक्टर को अति आवश्यक है, ताकि आपको आगे आने वाली कठिनाइयों से बचाया जा सके। डॉक्टर कमला कांत जी, जब किसी को एपिलेप्सी डिटेक्ट होती है, उनके लिए क्या सलाह देंगे? ऐसे कि मिर्गी को छुपाना नहीं चाहिए, जो स्टिग्माटा लगा है इंडिया में, इसको इलाज कराना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए कि इसको डिले ट्रीटमेंट करने में क्या है, उसको जो हम ट्रीटमेंट दवाई देते हैं, इसको असर थोड़ा काम करने में लेट होता है और एक दवाई की जगह पे 2 भी लग सकते हैं और इससे पहले कुछ ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसलिए जितना है अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी है, ईईजी, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से। और इसमें बहुत सारे जैसे वो नेचुरल मेथड में चला जाते हैं, कोई झाड़ फूक कराते हैं, वो सबसे अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। पहले इलाज कराना चाहिए, ट्रीटमेंट रेगुलर रहना चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से कितना साल ट्रीटमेंट लेना है, कब बंद करना है, कब दवाई क्या करना है, डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। दवाई बार बार भी चेंज नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से। तो इसमें ज़्यादातर केस में वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेना क्या नहीं है, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, अपने ड्यूटी निभा सकते हैं, फैमिली चला सकते हैं, इसमें कोई शक का बात नहीं है। जैसे नॉर्मल आदमी तरफ रह सकते हैं, जैसे कि किसी को आप डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, इसमें ज़्यादा टेंशन का बात नहीं लेना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, खेल खुश के रहना चाहिए। और सब मिर्गी पेशेंट का ये है कि इलाज ठीक टाइम से कराइए, रेगुलर कराइए, तो ये हमारे जैसे रह सकते हैं। दीपक जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे आइडियल तरीका क्या होता है किसी भी एपिलेप्सी के मरीज के फैमिली और कम्युनिटी के लिए, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? निश्चित रूप से परिवार वालों को भी इसमें डरना नहीं चाहिए और पेशेंट के साथ में अनावश्यक सहानुभूति भी नहीं रखना चाहिए कि उसको हम रोके-टोके कि तुम ये सब नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तुम खेलने नहीं जाओ, बच्चों को ऐसा नहीं करें। तो उनको सामान्य जीवन जीने देना चाहिए, उनको ये आभास नहीं होने देना चाहिए मरीज को कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है और वो उसको एक नॉर्मल जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। उनको प्यार से रख सकते हैं
उनको किसी प्रकार का ऐसा बंधन नहीं डालें कि तुम ये नहीं कर सकते हैं, तुम शादी नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक स्टिग्मा ये रहता है कि शादी हो जाएगी और शादी के बाद अटैक आएगा तो फिर परिवार वाले लड़की वाले या लड़के वाले क्या सोचेंगे या फिर तलाक तो नहीं हो जाएगा। ऐसे कई मामले देखने में आए हैं, पर हम दोनों पक्षों को कई बार सलाह यही देते हैं कि इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये दूसरी बीमारियों जैसी ही बीमारी है, जैसे दूसरे लोग अपनी दवाइयाँ लेते हैं वैसे इसकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, पर सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है इसमें। डॉक्टर किशोर, आप बताइए एपिलेप्सी के मरीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? भारतवर्ष में यह बहुत आम रूप में देखने को मिलता है। चूँकि हमें भारतवर्ष में एक और भी चीज़ है कि मिर्गी की बीमारी जो है, इसे एक टैबू कहते हैं के रूप में माना जाता है, इसलिए काफ़ी लोग इसके लेकर सामने आते नहीं हैं। लेकिन अगर इनमें अवेयरनेस होती है और इनमें जागृति पैदा की जाए तो बहुत से लोग और सामने आएँगे और इस तरह की बीमारियाँ जो है जो ख़ास करके भीतरी इलाके, अंदरूनी इलाके होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो लोग इसे एक तरीके से जादू टोना का मानकर चलते हैं, इसलिए इसका इलाज नहीं कराते हैं। लेकिन अब लोगों में धीरे-धीरे जब से ये टीवी का माध्यम और अन्य से सोशल मीडिया जब से ज़्यादा हुआ है, फैला है लोगों में जब इसका उपयोग कर रहे हैं, तब लोगों में थोड़ा-सा अवेयरनेस ज़्यादा हुई है और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आते हैं और इस बीमारी के बारे में बताते हैं, उनका फिर हम उस हिसाब से इलाज करते हैं। डॉक्टर्स, आप सभी का शो में आने के लिए और ढेरों जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शो को अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।